हेलो स्टूडेंट, आज के DLED थर्ड सेम में सोशल स्टडी विषय के अंतर्गत हमने एक टॉपिक लिया है बालाजी बाजीराव के ऊपर और छोटा सा वीडियो बनाने का मैंने प्रयास किया है और इनके बारे में अधिकतम जानकारी देने का भी मैंने प्रयास किया है। तो बालाजी बाजीराव के बारे में हम बात करेंगे। पेशवाओं में नाना साहब प्रथम के नाम से भी इनको जाना जाता है। हमारे भारतीय इतिहास में दो नाना साहब हुए हैं, एक तो बालाजी बाजीराव और दूसरे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के एक पुत्र भी हुए हैं, उनको भी नाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए मैंने नाना साहब प्रथम इनको लिख दिया है। वैसे इनका नाम नाना साहब है। प्रथम द्वितीय लिखने का ये फायदा है कि आपको पता रहता है कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। इनका जो समय है वो 1740 से 1761 का समय माना जाता है। 1740 में इनको पेशवा के पद पर नियुक्त किया गया और 1761 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हम बात करेंगे इनके बारे में थोड़ी सी। 1741 में रघुजी भोसले को इन्होंने नियंत्रित करके बंगाल पर विजय करने के लिए भेजा। उस समय बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था अलीवर्दी खान और वह किसी भी प्रकार से मराठा सेना के नियंत्रण में नहीं आना चाहता था, लेकिन वो मराठों से किसी भी प्रकार का द्वेष भी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उस समय वो अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। इसलिए उसने चौथ वसूल करने का जो मराठों का अधिकार था, स्वयं अधिकार विकसित किया। चौथ और सरदेश मुखी को वसूल करना मराठी अपना अधिकार समझने लगे थे। चौथ का मतलब होता था राज्य की जो आय है, क्षेत्र की जो आय है उसका चौथाई हिस्सा, और दूसरा सरदेश मुखी का मतलब है कि जो कोई भी व्यक्ति कुछ पैसे कमाता है तो उसका 10%। ठीक है, तो इस तरह से काफी पैसा उनको प्राप्त हो जाता था। मान लीजिए कि चौथ यानी 25%, ठीक है, और सरदेश मुखी यानी 10%, तो पूरा 35%, यानी राज्य की आय का 35% हिस्से पे मराठी अपना दावा करते थे चौथ और सरदेश मुखी के अंतर्गत। कोई भी राज्य हो, सभी जगह वो ये मानते थे कि हमें चौथ वसूलने का और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार है, और इसी को मुख्य कारण बनाकर वो किसी क्षेत्र पे हमला कर देते थे। ठीक है, अलीवर्दी खान ने बंगाल से चौथ वसूलना स्वीकार कर लिया और सेना व्यय के रूप में भी रघुजी भोसले को 22 लाख रुपया दिया। रघुजी भोसले कौन थे? रघुजी भोसले बालाजी विश्वनाथ के या नाना साहब प्रथम के अंतर्गत एक प्रमुख मराठा सेनानायक थे। 4 जुलाई 1741 को मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र पर कब्जा करने की नीति इनके द्वारा बनाई गई और बालाजी बाजीराव को मुगल सम्राट ने नायब सूबेदार नियुक्त कर दिया मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र का। इस नायब सूबेदार बनने से प्रशासन, फौजदारी और न्याय जैसे विभाग बालाजी बाजीराव प्रथम को प्राप्त हो गए। इसके बदले में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने 4000 सैनिकों की सहायता मुगल सम्राट, दिल्ली के मुगल सम्राट को देने की संधि कर ली। ठीक है, 1742 में ओरछा के बुंदेला सरदार को बालाजी बाजीराव की सेना ने पराजित किया और झांसी पर कब्जा कर लिया। बालाजी बाजीराव के समय में जो तंजौर के मराठा सरदार थे वो कर्नाटक के नवाब दोस्त अली से बहुत अधिक परेशान थे, तो बालाजी बाजीराव ने बराड़ से रघुजी भोसले को एक विशाल सेना के साथ नवाब दोस्त अली को पराजित करने के लिए भेजा और रघुजी भोसले ने नवाब दोस्त अली खान को पराजित कर दिया। उसकी मृत्यु हो गई और उसके पुत्र से एक संधि की गई। इसके साथ ही साथ उसके जामाता चंदा साहेब को बंदी बनाकर सतारा भेज दिया गया। त्रिचनापल्ली को भी विजित किया गया इस युद्ध के समय, कर्नाटक युद्ध के समय। रघुजी भोसले ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से चौथ मांगी। वो अपना अधिकार समझते थे चौथ और सरदेश मुखी का।
और वित्त मंत्री भास्कर पंत को 1744 में भेजा, लेकिन नवाब अली वर्दी खान ने उसको मरवा दिया, भास्कर पंत को। तो इससे क्रोधित होकर रघुजी भोसले ने पुनः बंगाल पर आक्रमण किया 1751 में, और इससे उन्हें उड़ीसा मिल गया पूरी तरह से, और बंगाल और बिहार से चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार मिल गया, और 12 लाख रुपया वार्षिक टैक्स के रूप में भी प्राप्त होने लगा। 1752 में झलकी की संधि की गई, निजाम और मराठों के बीच में यह संधि हुई, और बराड़ का आधा भाग मराठों को पूरी तरह से प्राप्त हो गया। 1751 में पंजाब और दिल्ली की राजनीति को बालाजी बाजीराव ने देखा। उस समय अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के भय से सफदरजंग ने मराठों से सहायता मांगी। ये महत्वपूर्ण बात है। तो अप्रैल 1752 में एक करारनामा किया गया सफदरजंग और मराठों के बीच में। मराठा यानी बालाजी बाजीराव, या यूं कहें कि आप देखिए छत्रपति साहूजी महाराज के समय की ये बात हो रही है, क्योंकि बालाजी बाजीराव किसके पेशवा थे? छत्रपति साहूजी महाराज के। तो ये सारी संधियां किसके नाम पे की जाती थी? छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पोते थे छत्रपति साहूजी महाराज, वो ही वास्तविक राजा थे। वो कहां के राजा थे? सतारा के, ध्यान दीजिएगा। और सतारा के राजा छत्रपति साहूजी महाराज के पेशवा कौन थे? प्रधानमंत्री कौन था? बालाजी बाजीराव। पेशवा से मतलब होता था प्रधानमंत्री, सीधा सीधा। ठीक है। तो सफदरजंग और मराठा राजाओं के बीच में एक संधि हुई, और इसके द्वारा 50 लाख रुपया वार्षिक के बदले मुगलों को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से रक्षा करने का वचन दिया गया मराठा छत्रपति के द्वारा। ये सारी जो संधियां होती थी वो छत्रपति के नाम से होती थी, पेशवा के नाम से ये संधियां नहीं होती थी। पेशवा तो उनका प्रधानमंत्री था, नायब था, एक तरह से उनका सेना नायक के रूप में काम करता था वो। लेकिन नाम किसका चलता था? नाम चलता था सतारा के राजा का या फिर कोल्हापुर के राजा का, क्योंकि मराठा साम्राज्य की 2 राजधानियां थी, एक सतारा और दूसरी कोल्हापुर। अब हम बात करेंगे आगे, और इस संधि से अजमेर पूरी तरह से मराठों के नियंत्रण में आ गया सबसे पहले, और पंजाब, सिंध और दुआब का क्षेत्र से मराठों को चौथ वसूलने का और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। लेकिन उस समय जो मुगल सम्राट था वो था आलमगीर द्वितीय, और उसने उसी संधि को दूसरी तरफ से अब्दाली के साथ कर लिया और उसको पूरा पंजाब दे दिया। चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार उसने मराठों को दे दिया, और पंजाब पूरा का पूरा किसको दे दिया? अब्दाली को दे दिया, क्योंकि वो अब्दाली से भयभीत था बहुत अधिक। जनवरी 1757 में अब्दाली पुनः पंजाब आया और दिल्ली और मथुरा के आसपास के सारे प्रदेश उसने लूट लिए, पूरी तरह लूटा दिल्ली और मथुरा के जितने भी प्रदेश थे। और नजीब उद्दौला को मीर बख्शी उसने बना दिया, और वजीर इमाद उल मुल्क के विरुद्ध चेतावनी भी दे दिया। नजीब उद्दौला क्या था? एक पठान था। तो जो रोहेले सरदार थे और पठान सरदार थे वो दिल्ली में एक पठान साम्राज्य की स्थापना करने का स्वप्न देख रहे थे उस समय, और इसी के कारण अब्दाली का वो समर्थन कर रहे थे। और एक तरह से कहें तो सारे मुस्लिम जो सेना नायक थे वो सब के सब सारे मुस्लिम एक तरफ होकर अब्दाली की तरफ चले गए थे और मराठी दूसरी तरफ आ गए थे। लेकिन ये बात ध्यान देने की योग है कि राजपूतों ने और जाटों ने मराठों का सहयोग नहीं किया था, क्योंकि उसका भी एक बड़ा कारण था। तो मई 1757 में पूना से एक बड़ी मराठा सेना लेकर रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर की अध्यक्षता में दिल्ली भेजी गई। सबसे पहले मराठा सेना दिल्ली आई, और रघुनाथ राव ने मार्च 1758 में अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को पंजाब से निकाल दिया। ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। ठीक है।
और अदीना खां बेग को मार्च 1758 में ही 75 लाख रुपया लेकर मराठों ने पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ये एक महत्वपूर्ण बात हुई। रघुनाथ राव ने पुनः मुगल सम्राट को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। मार्च 1758 तक से पहले अब्दाली काबुल चला गया था, इसलिए ये सब करना आसान हो गया। तो मराठे जो थे वो संभवतः अगस्त में दिल्ली पहुंचे और रघुनाथ राव ने मुगल सम्राट को पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। तो सतलज और बनारस तक का सारा जो क्षेत्र था, अटक से लेके कटक तक, वो सारा का सारा मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया, या कहें कि मराठा संघ में शामिल हो गया। ठीक है। अप्रैल 1758 में जो अब्दाली का एजेंट था लाहौर में, उसको मराठों ने भगा दिया। ठीक है। पहले उन्होंने राजकुमार तैमूर को निकाल दिया, फिर एजेंट को भी भगा दिया लाहौर से। तो रहेला सरदार जो नजीब उद्दौला था, उसको उसी समय दत्ताजी सिंधिया ने मुजफ्फरनगर में घेरा डालकर घेर लिया। नजीब उद्दौला ही वह व्यक्ति था जो रोहेला था, और पठान, पहली कहा रोहेला और पठान क्या चाहते थे, पठान साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे दिल्ली पर। ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है। एक चीज और महत्वपूर्ण है कि गाजीउद्दीन नाम के व्यक्ति ने 30 नवंबर सन 1759 को आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो 1759 में ही अब्दाली ने अटक को पार किया और दिल्ली की ओर बढ़ गया। थानेसर का एक छोटा सा युद्ध हुआ जिसमें दत्ताजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। ये दत्ताजी सिंधिया वही थे जो नजीब उद्दौला को मुजफ्फरनगर के पास में घेरे हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई। मल्हार राव ने अब्दाली की सेना को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास विफल हो गया। ये एक बात है। तो ये खबर जब पूना पहुंची पेशवा के पास, तो पूना से सदाशिवराव भाऊ विश्वासराव, जो कि बाजीराव का पुत्र था, और सदाशिवराव भाऊ कौन था, चचेरा भाई, उसके नेतृत्व में एक सेना आई। उस सेना में दो प्रमुख योद्धा थे, एक तो सदाशिवराव भाऊ और दूसरा विश्वासराव। 28 प्रमुख मराठा सेना नायक थे, और कहा जाता है कि 75,000 मराठा सैनिक थे उस सेना में शामिल। लेकिन अब्दाली की सेना में सिर्फ 60,000 सैनिक थे। ध्यान दीजिएगा, अब्दाली की सेना में 60,000 सैनिक थे, जबकि मराठों की सेना 75,000 से भी अधिक थी। लेकिन मराठों की सेना में केवल 45,000 सैनिक थे, और अन्य जो संख्या बची, आप अनुमान लगा लें कितनी संख्या बची, 45 और 5 50, 75, यानी कि पूरे 30,000 व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों के में शामिल थे। ये 30,000 व्यक्ति कौन थे? खाना बनाने वाले, कपड़े धोने वाले, सामान ढोने वाले, सेवा करने वाले लोग 30,000, और 45,000 लोग कौन थे? मुख्य सैनिक। ये सबसे बड़ा एक कारण माना जाता है 1761 में मराठा सेना की हार का, कि उनकी सेना में जो लड़ने वाले सैनिक थे वो, और जो नहीं लड़ने वाले यानी असैनिक थे, असैनिक भी काफी अधिक संख्या में थे। तो जो खाने पीने की समस्या हुई आगे चल के, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो होलकर और सिंधिया ने राजपूत प्रदेशों को लूट लिया था, ये बात ध्यान देने योग्य है। रघुनाथ राव ने खुम्बेल के जाट दुर्ग को घेर लिया था, इसलिए राजपूतों ने और जाटों ने मराठा सेना का सहयोग नहीं किया पानीपत के युद्ध में। ये विशेष बात है, क्योंकि वो उनसे पहले ही खुन्नस खा चुके थे। और जो पेशवाओं ने हिंदू पदपादशाही या हिंदू राज्य की जो कल्पना विकसित की थी, जिसके सपने पूरे भारत के लोगों को दिखाए गए थे, वो धूल में मिल गए, क्योंकि वो उस पर खरे नहीं उतरे। वो स्वयं हिंदुओं के रक्षक के रूप में